हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं हम वर्ड टू वर्ड। 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके। अब हमने स्टार्ट कर रखा अपना 8th चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इसके अब तक हम 16th आर्टिकल तक कंप्लीट कर चुके। आज स्टार्ट करते हैं अपना 17th आर्टिकल। टाइटल क्या है इसका? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो क्या होता है, अगर मान लो किसी भी सिटीजन के साथ उसकी कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर उसको सोशली बॉयकॉट करा जा रहा है, या फिर उसको पब्लिक प्लेस पे जाने से रोका जा रहा है, तो इन सभी टाइप की प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं या फिर उनको डालते हैं अनटचेबिलिटी के अंदर। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है उनको रोकने के लिए या फिर इन प्रैक्टिसेस को एक पब्लिक ऑफेंस बनाने के लिए आता है हमारा आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका विजन क्या था आर्टिकल 17 डालने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? उसका विजन था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहां पे किसी भी इंसान का अगर हम स्टेटस देख रहे हैं तो वो उसकी कास्ट की वजह से नहीं देखा जाए, बल्कि वो उसका देखा जाए उसकी इंसानियत के बेस पे, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स के बेस पे उसका स्टेटस डिसाइड करा जाए, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस रीजन पे कि उसकी कास्ट क्या है, वो उसने बर्थ लिया है किसी पर्टिकुलर कास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 17 करता क्या है? अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है और उसकी हर एक प्रैक्टिसेस को फॉरबिड करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। चाहे यूं हो कि मान लो एक सोशली मानना है कि लोअर कास्ट का पर्सन है तो ये अनटचेबल है, हायर कास्ट का है तो वो प्योर है, इस तरीके की चीजें नहीं माननी है। तो आर्टिकल 17 में स्टेट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन दी गई है कि वो नेसेसरी और जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी वो ले, और ताकि किसी भी इंसान के सिविल राइट्स का वोलेशन ना हो। इधर सिविल राइट्स से अपना मतलब है कि वो सब राइट्स जो किसी भी सिटीजन को उसकी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं सिविल राइट्स। और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट ने पहले पास करा अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, पर उसको फिर कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड करा कि ये वर्ड है अनटचेबिलिटी, इसको हटा के कुछ ना कुछ ऐसा लेके आए जो इंसान की जो भी पर्टिकुलर सिटीजन है उसकी डिग्निटी को भी मेंटेन रखे। तो इसको अमेंड करके बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। इसका नाम चेंज कर दिया और इसके अंदर जो भी प्रोविजंस थे उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया ताकि जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है ना उसको अच्छे से अबोलिश करा जा सके, वो कंट्री के अंदर ऐसी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस ना करी जाए। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या होता है, ये किन के अगेंस्ट अवेलेबल है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना। अगर मान लो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल किसी भी लोअर कास्ट के बंदे को, इंडिविजुअल को कुछ डेरोगेटरी बोलता है या फिर कुछ मान लो किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से रोकता है किस रीजन से कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी लोअर कास्ट के बेस पे, तो फिर वो क्या होगा? एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। और उसके लिए बना भी रखे हैं प्रोविजन, एक्ट डाल रखा अपना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो फिर ये प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट अवेलेबल है। और क्या है, इसके अंदर क्लियर प्रोविजन करे गए हैं कि कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उसका क्या होगा? उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस बनेगा। और अगर कोई अनटचेबिलिटी लॉ को वोलेट करता है तो उसको बिना वारंट के भी अरेस्ट करा जा सकता है और 6 मंथ तक की उसको जेल भी हो सकती है। इलेक्शन लड़ने से भी उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। तो ये प्रोविजंस उसके अगेंस्ट रखे गए हैं। और अगर इसको बोलने की अनटचेबिलिटी जो हमने समझा ना कि एक्चुअली है क्या, कि प्रैक्टिस है कुछ जो कि सोशली कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने से रोकती है। सपोज वही कि टेम्पल एंट्री बैन कर दें या फिर कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे जाने से रोकें कि इसी रीजन से कि वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये अनटचेबिलिटी वर्ड तो बार बार यूज कर रखा है, इस आर्टिकल में भी कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह कर रखा है, पर इसको डिफाइन नहीं कर रखा ना तो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर किसी भी एक्ट में। एक्ट पर्टिकुलर यही बना रखा ना इसके लिए, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जिसको रिप्लेस कर दिया था, रीनेम करा था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में।
ठीक है, तो इसको डिफाइन नहीं कर रखा है, पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि अनटचेबिलिटी वर्ड का कोई बायोलॉजिकल मतलब नहीं है, इसका मतलब वही है कि जो भी हम सोशल सेंस में देखते हैं कि सोशली कुछ डिसेबिलिटी इंपोज कर देना किसी क्लास के ऊपर, किसी क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर, किसके बेस पे, कि उसकी कास्ट के बेस पे। ठीक है, तो ये था अपना अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो पहले टाइम पे मिलते थे, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राय साहब, देवान बहादुर, कुछ इस तरीके के टाइटल्स होते थे ना, उससे क्या होता था समाज में, यूं सोसाइटी में यूं लगता था इनइक्वालिटी सी, कि कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हायर लेवल पे माने जाते थे और बाकी उनके अंडर आते थे। तो फिर ये इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 18 लाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, देखो ये कहता है, ये 4 तरीके के प्रोविजंस बनाता है। पहला बनाता है स्टेट के लिए, कि स्टेट को ही खुद प्रोहिबिट कर देता है कि उसको किसी तरीके के टाइटल्स किसी को नहीं देने हैं, चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो। बस इस तरीके की एक्सेप्शंस छोड़ दी, जैसे मिलिट्री के टाइटल्स होते हैं, एकेडमिक टाइटल्स, मिलिट्री जैसे मान लो कमांडर, ब्रिगेडियर, इस तरीके के। एकेडमिक में मान लो कोई डॉक्टर है, लॉयर है, तो उनके टाइटल्स तो दे सकता है, बाकी इसके अलावा और किसी तरीके के टाइटल्स खुद स्टेट नहीं दे सकता, उसके ऊपर प्रोहिबिशन है। दूसरा डाला सिटीजन्स के ऊपर, ये सिटीजन्स को प्रोहिबिट करता है कि किसी तरीके के वो टाइटल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन स्टेट से। ठीक है, अब तीसरे तरीके का प्रोविजन डाला है किसी फॉरेनर के लिए, कि कोई भी फॉरेनर मान लो वो इंडिया के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो फिर क्या करेगा, वो किसी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना वो फॉरेनर भी कोई टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से भी। और दूसरा एक चौथा प्रोविजन डाला गया है कि या तो कोई सिटीजन हो या फिर कोई फॉरेनर हो जो कि इंडिया के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, तो फिर वो किसी तरीके का कोई गिफ्ट, कोई सैलरी वगैरह या फिर किसी ऑफिस को, मतलब किसी जॉब को नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये 4 प्रोविजन डाले गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ये टाइटल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इनमें कुछ वही था कि किस तरीके के टाइटल्स, ये हमने देख लिए। इसी इन चीजों को हटाने के लिए, सोसाइटी में एक इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो ये आर्टिकल 18 लेके आया गया था। लेकिन इसके साथ साथ यूं बोलते हैं कि टाइटल्स हमने देख लिया, एकेडमिक और मिलिट्री के अलावा स्टेट किसी तरीके के टाइटल्स नहीं दे सकती। पर जब बात आती है, एक केस हुआ था बालाजी राघव केस 1995 में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जिस तरीके के हम ये नेशनल अवार्ड देते हैं मान लो, तो इनके टाइटल्स हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके के है ना, तो इनको एक एज अ टाइटल नहीं माना जाएगा। पर अगर यूं है कि मान लो कोई अवार्डी है, भारत रत्न अवार्डी है, तो उसके लिए उसके नाम के आगे या फिर पीछे प्रेफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, तो उस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, पर ये टाइटल्स के अंदर काउंट नहीं करे जाएंगे। और ये किस बेस पे बोला गया, कि आर्टिकल 18 लेके आया गया सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। पर ये तो मतलब नहीं है कि इक्वालिटी मेंटेन करनी है तो फिर जो जो किसी के अंदर कोई क्वालिटी है पर्टिकुलर, कुछ उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, उनको ही ना रिकॉग्नाइज करा जाए। तो इसलिए अगर इस तरीके की रिकॉग्निशन है, जो नेशनल अवार्ड्स हैं, तो उनको टाइटल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी। और थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन दे रखी है नेशनल अवार्ड्स के बारे में। ये स्टार्ट करे थे 1954 में, पर जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी ना 1977 में, तो इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। पर देखते हैं ये सोसाइटी के लिए, इंडियन कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो फिर इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इनको दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया था। और वो कब करा गया, 1980 में, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और क्या होता है, ये जो पद्म अवार्ड है कब अनाउंस करे जाते हैं, ये रिपब्लिक डे पे
बस इनमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे हमने ये देखा ना, ये अवार्ड्स कब हटाए गए थे, कब बीच में डिसकंटिन्यू करे गए थे, जो पद्म अवार्ड है तो ये हटाए गए थे बीच में, एक बार 1978 79 और एक बार हटे थे 1993 से लेके 1997 तक। ठीक है, और कब कब ये दिए जाते हैं, मतलब कितने नंबर में दिए जा सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पद्म अवार्ड है ना किसी भी ईयर में दिए जाने वाले, तो वो 120 से ज्यादा नहीं हो सकते, और उसके 120 में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा किनको, जो कुछ अवार्ड्स अगर दिए गए हैं नाराइज को, फॉरनर्स को, ओसीआईज को, या फिर पोस्थमस अवार्ड्स हैं, तो उस तरीके के अवार्ड्स को छोड़ के बाकी ये पद्म अवार्ड्स हैं ये 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। और एक फीचर और है, जो भारत रत्न अवार्ड्स है ना, वो अगर मैक्सिमम दिया जा सकता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड है 3 नंबर्स तक, कि 3 से ज्यादा एक पर्टिकुलर ईयर में भारत रत्न अवार्ड्स नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अपना था आर्टिकल 18 के बारे में। तो अपना आर्टिकल 17 और 18 कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से मेन मेन चीजें मैंने बता दिया, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब करें।